प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11वीं का दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द है मेसोस तथा दूसरा है पोटामोस। मेसोस का अर्थ है मध्य तथा पोटामोस का अर्थ है नदी। इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ नदियों के मध्य स्थित प्रदेश से है। अब ये दो नदियां कौन सी थी? ये दो नदियां थी दजला और फरात। मेसोपोटामिया की सभ्यता को समझने से पूर्व वहां के भूगोल को समझना जरूरी है। प्यारे बच्चों, मेसोपोटामिया अर्थात वर्तमान इराक एक प्रोस्परस अथवा खुशहाल एवं शहरीकृत सभ्यता थी। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे घास के ऊंचे नीचे मैदान थे। यहाँ स्वच्छ झरने और वनस्पतियां पाई जाती थी। पूर्व में दजला की सहायक नदियां परिवहन का अच्छा साधन थीं। यहाँ अच्छी फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा भी होती थी। इसके उत्तरी भाग में ऊंची भूमि है, जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। इन घास के मैदानों की वजह से यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं उनकी आजीविका का साधन पशुपालन है। देश का दक्षिणी भाग मरुस्थलीय है। यहाँ दजला और फरात नदियां बहती हैं। इन नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी यहाँ के खेतों में जमा हो जाती है। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई शाखाओं में बंट जाती है और ये शाखाएं बंटकर नहरों की तरह से सिंचाई का काम करती हैं। प्राचीन काल में यहाँ एक एक करके 3 सभ्यताएं फली फूली। पहली सुमेरिया की सभ्यता, दूसरी बेबीलोनिया की सभ्यता और तीसरी असीरिया की सभ्यता। इन तीनों का सामूहिक नाम ही मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया के आरंभिक इतिहास में जो यहाँ का दक्षिणी भाग था और शहरीकृत भाग था, उसे सुमेर तथा अक्कद कहा जाता था। दक्षिणी भाग को सुमेर तथा अक्कद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तथा दक्षिणी भाग मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग बेबीलोनिया के नाम से जाना जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व में असीरियाइयों ने मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में अपना राज्य स्थापित कर लिया। अतः इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। कौन से क्षेत्र को? उत्तरी क्षेत्र को इसलिए असीरिया कहा जाने लगा क्योंकि वहां असीरियंस ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इस प्रदेश की प्रथम भाषा सुमेरी थी। अक्कदी लोगों के यहाँ आकर बसने के बाद सुमेरी का स्थान अक्कदी भाषा ने ले लिया। 1400 ईसा पूर्व में यहाँ अरामाइक भाषा का प्रचलन भी शुरू हो गया था। 2600 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में किलाकर लिपि प्रचलित थी। मेसोपोटामिया के लोग अपना हिसाब किताब रखने के लिए मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। पट्टिका तैयार करने के लिए लिपिक होता था, जो गिल्ली चिकनी मिट्टी को थाप कर एक पट्टी का रूप देता था।
और इसकी सतह पर जो पट्टी गिल्ली मिट्टी से बनाई जाती थी उसकी सतह पर सरकंडे की नोकीली नोक से लिखा जाता था और लिखने के बाद उस मिट्टी की पट्टिका को धूप में सुखा लिया जाता था और सुखाने के उपरांत उसे आग में पका लेते थे ताकि वो और अधिक मजबूत हो जाए और उसे संभाल कर भी रखा जा सके। इस प्रकार की जो लेखन की विधि थी, पट्टिकाओं पर सरकंडे की नोक से अंकन करने की जो विधि थी उसको कीलाकार लिपि भी कहा जाता है। इस प्रकार के लेखन का प्रयोग हिसाब किताब रखने के लिए, शब्दकोश बनाने के लिए, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए तथा राजा के कार्यों का वर्णन करने के लिए और राज्य के कानूनों को लिखित रूप देने के लिए किया जाता था। मेसोपोटामिया में प्यारे बच्चों मुद्राओं का अर्थात सील या जिसे मोहर भी कह सकते हैं का प्रयोग भी होता था। लगभग 1000 ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मुद्राएं बनाई जाने लगी। इनके बीचों बीच एक छड़ी लगी होती थी। इस मुद्रा को किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर उस पर घुमाया जाता था। इस प्रकार मुद्रा अथवा सील पर जो कुछ भी अंकित होता था वो मिट्टी की सतह पर उसे घुमाने से छप जाता था। यही प्रक्रिया राजा अथवा अधिकारी द्वारा पट्टिका पर लिखे गए पत्रों पर भी अपनाई जाती थी, जिससे वो पत्र प्रमाणिक हो जाते थे और जिस सामान पर, जिस गठरी पर मोहर लगाई जाती थी वो भी सुरक्षित हो जाता था, अर्थात उस सामान से छेड़छाड़ की गुंजाइश न के बराबर हो जाती थी। अब आता है कि मेसोपोटामिया की सामाजिक स्थिति कैसी थी। प्यारे बच्चों, मेसोपोटामिया का समाज 3 भागों में बटा था। पहले जो 2 वर्ग थे उसमें उच्च लोग सम्मिलित थे, जैसे राजा, उसके मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी तथा व्यापारी आदि शामिल थे। ये लोग अच्छे घरों में रहते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे और इन्हें अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। तीसरा जो वर्ग था उसमें गरीब लोग शामिल थे, किसान लोग शामिल थे और ये लोग झोपड़ियों में रहते थे। मेसोपोटामिया में ऐसा भी समझा जाता है कि दास प्रथा भी रही होगी, तो दास भी इस तृतीय वर्ग में ही आते थे। मेसोपोटामिया में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। लड़कियों का विवाह माता पिता की सहमति से ही होता था। जब वधू विवाह के बाद अपनी सास के साथ अपनी ससुराल जाती थी तो वधू का पिता उसे कुछ वस्तुएं उपहार में देता था, लेकिन पिता का पशुधन और उसकी जमीन इत्यादि सभी उसके पुत्रों में बांटी जाती थी और पुत्रों का ही उस पर अधिकार होता था, पुत्री का उन पर कोई अधिकार नहीं होता था। मेसोपोटामिया के समाज में जो परिवार होते थे वो एकल परिवार होते थे। फिर भी विवाहित पुत्र और उसकी पत्नी और उसके बच्चे माता पिता के साथ ही रहते थे और जो पिता होता था वो परिवार का मुखिया माना जाता था। समाज में अमीर और गरीब का भेद भी था। ऐसा उनकी कब्रों की खुदाई से पता चलता है। कुछ कब्रों में आभूषण और बहुमूल्य वस्तुओं को मृतक के साथ दफनाया गया था, जबकि अन्य कब्रों में ऐसा नहीं था। कब्रों की बनावट में भी फर्क मिलता है, जैसे कुछ कब्रें पक्की ईंटों की बनाई गई हैं तो कुछ कब्रें मात्र गड्ढा खोदकर बनाई गई हैं। तो इससे पता चलता है
कि अमीरों की जो कब्रें थी उनमें बहुमूल्य सामान रखा जाता था, वे पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, जबकि जो गरीब लोग थे उनकी कब्रों में न तो बहुमूल्य सामान दबाया जाता था और न ही पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त मेसोपोटामिया के समाज में कई प्रकार के अंधविश्वास भी प्रचलित थे। जो पट्टिकाएं मिली हैं उन पट्टिकाओं पर जो विवरण लिखे हुए मिले हैं उन विवरणों से पता चलता है कि लोग जब अपना घर बनाते थे तो घर बनाने में वो कुछ बातों का ध्यान रखते थे। वो ये मानते थे कि यदि घर की दहलीज ऊंची हो तो धन दौलत आती है, घर का दरवाजा यदि किसी दूसरे घर के सामने नहीं खुलता तो वह घर सौभाग्यशाली माना जाता है, यदि घर का लकड़ी का दरवाजा, मुख्य जो दरवाजा है, वो बाहर की ओर खुलता है तो पत्नी अपने पति के लिए कष्टकारी सिद्ध होती है। ये कुछ सामाजिक विशेषताएं मैंने आपको मेसोपोटामिया के समाज के बारे में बताई। चूंकि मेसोपोटामिया का समाज एक शहरीकृत समाज था, यहाँ के नगर बहुत विख्यात थे, तो आइए उन नगरों की विशेषताओं को भी जानने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, मेसोपोटामिया के जो प्रमुख और प्रसिद्ध नगर थे वो थे उर, उरुक, मारी, बेबीलोन इत्यादि। इन नगरों की जो सड़कें थी और जो गलियां थी वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी और संकरी थी। इन संकरी और टेढ़ी मेढ़ी सड़कों और गलियों में पहियों वाली गाड़ी को ले जाना संभव नहीं था। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि लोग अपने घरों तक भारी सामान को कैसे ले जाते होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि शायद गधों पर लाद कर वे लोग अपने घरों तक भारी सामान को, जैसे लकड़ी है या और दूसरा कोई सामान है, वो गधों पर लाद कर जो है वो ले जाते होंगे। जल की जो निकासी होती थी, घरों का जो जल होता था उसकी निकासी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं थी। घरों की जो छतों का जल होता था वो घर के आंगन के बीच में ही एक हौद बना हुआ होता था और उस हौद में ही वो सारा पानी जो है वो एकत्रित होता था और लोग जो है अपने घरों की जो गंदगी थी उसे घर से बाहर निकाल कर बाहर रास्ते में या सड़क पर डाल देते थे। तो आने वाले समय में सड़क पर जो है रास्ते में बहुत गंदगी इकट्ठी हो जाती थी और फिर घरों में कीचड़ और गंदगी आने लगती थी। तो लोग क्या करते थे, अपने जो बाहर जो सड़क होती थी उसको ऊंचा उठा दिया जाता था, उसको पक्का बना दिया जाता था, फिर घर नीचे हो जाते थे, फिर घरों की दहलीज को ऊपर उठा दिया जाता था। तो इस प्रकार यदि 5 या 7 बार सड़क बनेगी तो उससे जो है घर बहुत नीचे हो जाते थे। तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसको हम अवैज्ञानिक अव्यवस्था भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में विद्यमान थी। तो हम कह सकते हैं कि नगर योजना मेसोपोटामिया के लोगों की बहुत अच्छी नहीं थी। एक अन्य जो बात हम वहाँ के घरों में देखते हैं कि उन घरों में खिड़कियों का बेहद अभाव है। जो कमरे हैं उनमें खिड़कियां नहीं बनी हुई और प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए जो कमरों के मुख्य द्वार होते थे, आंगन, घर के आंगन में से होकर जो है प्रकाश जो है वो कमरों के दरवाजों में से ही अंदर जाता था। खिड़कियों की कोई व्यवस्था नहीं थी। शायद ऐसा गोपनीयता अथवा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किया जाता होगा। ये तो कुछ ऐसी बातें थी जो हम नगर योजना की कमियों के रूप में देखते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी बातें भी थी जिनको देखकर हम ये कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया में तकनीक का कुछ विकास हुआ। जो तकनीक जो है वहाँ के घरों में हमें दिखाई देती है। जो बड़े बड़े कक्ष होते थे उन कक्षों को सहारा देने के लिए जो है स्तंभ बनाए गए थे। ईंटों के मजबूत स्तंभों का
निर्माण जो है उन लोगों ने किया था। चिकनी मिट्टी के शंकुओं को भिन्न भिन्न रंगों में रंग कर मंदिरों की दीवारों पर लगाया जाता था, जिससे दीवारों के रंग निखर उठते थे। आयातित पत्थरों से बनाई गई सुंदर मूर्तियां जो है वो उनसे भवनों को और मंदिरों को सुसज्जित किया जाता था। ये जो मूर्तियां थी इनको बनाने के लिए पत्थर जो है बाहर से आयात किया जाता था। मारी नगर जो था वो व्यापार तथा समृद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ था। जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, शराब और अन्य सामान नावों द्वारा फरात नदी के मार्ग से तुर्की, सीरिया तथा लेबनान आदि देशों को ले जाया जाता था। चूंकि मारी नगर जो है इस जल मार्ग के रास्ते में पड़ता था, तो इसलिए जो मारी के जो अधिकारी थे वो व्यापारियों से जो कुल माल होता था उस माल की कुल कीमत का 10% जो है वो कर के रूप में वसूलते थे, और इस वसूली से मारी नगर जो है वो बहुत समृद्ध हो गया था। वहां पर धन की कोई कमी नहीं थी। इसके अतिरिक्त यहाँ विशेष जो कथन योग्य बात है वो मारी का जिमरिलिये का राजमहल था, जो अपनी भव्यता के लिए विश्व विख्यात था। यह 2.4 एकड़ में बना हुआ एक विशाल भवन था और इस भवन में 260 कक्ष थे। महल में विशाल खुले प्रांगण बने हुए थे और इन खुले प्रांगणों में रंग बिरंगे पत्थरों का सुंदर प्रयोग किया गया था। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने से पहले तक बेबीलोन एक विश्व प्रसिद्ध नगर था, जो 3 स्तरीय 4 दीवारी से घिरा हुआ था। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। यहाँ बड़े बड़े कलाकार और विद्वान और लेखक इत्यादि रहते थे। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर स्थित थे। इनमें एक जिगुरात अर्थात सीढ़ीदार मीनार भी थी। मेसोपोटामिया के जो नगर थे उन नगरों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं उनकी विशेषताओं को देखते हुए। एक तो वो नगर थे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, क्योंकि मंदिरों में लोगों की आवाजाही होती थी और मंदिर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का केंद्र थे, तो इसलिए मंदिरों के आसपास नगरों का विकास हुआ। दूसरा, ऐसे नगर थे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। तीसरे, ऐसे नगर थे जो शाही नगर कहलाते थे, जहां राजा और उसके मंत्री निवास करते थे। वहां पर धीरे धीरे बाजारों का विकास हुआ और लोग वहां पर बसने लगे और वहां पर बड़े बड़े मंदिर अथवा मंदिर और नगर जो है वो बस गए। प्यारे बच्चों, मेसोपोटामिया की ये विशेषता थी कि जितने भी बड़े बड़े नगर थे उन सब नगरों का एक प्रमुख देवता होता था और उस देवता का भव्य मंदिर उस नगर में स्थित था। उर को चंद्र देवता तथा इन्नाना को युद्ध और प्रेम की देवी माना जाता था। किसान अपनी उपज को मंदिरों में लेकर आते थे, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से जो मंदिर का देवता होता था वही कृषि योग्य भूमि का मालिक होता था। यहाँ मंदिरों में व्यापारियों के कर्मचारियों द्वारा उपज का बंटवारा, खरीद फरोख्त आदि किया जाता था। मंदिरों में केवल मात्र खरीद फरोख्त ही नहीं, बल्कि तेल निकालने का काम, गेहूं पीसने का काम और दूसरे काम भी जो है वो किए जाते थे और सभी कार्यों का हिसाब किताब इन्हीं मंदिरों में ही रखा जाता था। मंदिरों में जो रिकॉर्ड हमें उपलब्ध हुए हैं उन रिकॉर्डों को देखने से पता चलता है कि किसानों को कई बार बाढ़ अथवा सूखे का सामना भी करना पड़ता था।
कई बार ऊंचे स्थानों पर रहने वाले जो लोग होते थे वो नदियों के रास्ते में बांध बनाकर पानी को रोक लेते थे। पानी को रोकने से उनका तो काम हो जाता था, वे सिंचाई कर लेते थे अपने खेतों में, लेकिन नीचे वाले जो क्षेत्र होते थे उन क्षेत्रों के किसानों को पानी की सप्लाई बंद हो जाती थी, उनके खेत सूख जाते थे। तो इसलिए ऊंचे स्थान पर रहने वाले और नीचे मैदानों में रहने वाले लोगों में आपस में विवाद भी होते थे। कई बार जो पशुचारक समुदाय के लोग होते थे वो अपने पशुओं को इन खेतों में प्रवेश करा देते थे, जिससे खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो जाती थी, नुकसान पहुंचता था। तो कई बार पशुचारकों में और किसानों में भी आपस में विवाद उत्पन्न हो जाते थे। प्राकृतिक आपदाओं का भी उनको सामना करना पड़ता था। मेसोपोटामिया के किसानों को जैसे बाढ़ है या और तूफान है या सूखा है, ये सभी समस्याएं किसानों के साथ उस समय भी थी। आइए अब राजा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि मेसोपोटामिया में जो विभिन्न समुदाय थे, ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया में राजा के उदय से पूर्व कई समुदाय होते थे, और ये समुदाय जो है आपस में इनके झगड़े भी होते थे, और जो समुदायों के जो मुखिया होते थे वो अपने समुदाय की जीत के बाद जो लूट का माल होता था वो अपने अनुयायियों में बांट देते थे, और जो हारे हुए समुदाय के लोग होते थे उन्हें वे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे और उनसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य वो करवाते थे। समुदायों के ऐसे मुखिया ही बाद में राजा बन गए, और इन्होंने विभिन्न समुदायों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए। जैसे समुदायों के कल्याण पर इन्होंने पूरा ध्यान दिया, इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया, वह मंदिरों तथा देवताओं को बहुमूल्य भेंटें अर्पित की। अपने समर्थक समुदायों को इन्होंने सुरक्षा प्रदान की, और युद्धबंदियों और स्थानीय समुदाय के लोगों से राजा ने अपने तथा मंदिरों के कार्य करवाए, और बदले में उन्हें अनाज तथा अन्य खाद्य सामग्रियां भी प्रदान करते थे। मंदिरों में ऐसी राशन सूचियां मिली हैं जिनमें काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, वस्त्र और तेल आदि की मात्रा लिखी हुई है। इससे पता चलता है कि मंदिरों में कितनी ही गतिविधियां होती होंगी। यह भी पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोगों को